Now welcome back. After the first part, now we are going to the second part, that's clearance. In the first part we discussed with the excretion and now clearance. एक तो फर्क समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है और साथ इसकी कंसेप्ट थोड़ा सा लेंगे कि what we mean by clearance. In the initial introductory lecture also we have defined it, but again इसको जरा रिवाइज कर लीजिए कि basically drug clearance is the volume of the plasma or the blood. ये वॉल्यूम है, इसलिए लीटर में हम यूनिट्स का लीटर बनेगा। क्या है? विच इज क्लियर्ड ऑफ द ड्रग इन ए गिवन टाइम, एक मखसूस टाइम में, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, यूजुअली हम पर आवर, तो यूनिट क्या बनेगा कि लीटर पर आवर। सो इन ए गिवन टाइम वो ड्रग उसमें से निकल गई, निकाल ली गई, नो मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, तो बेसिकली एलिमिनेट हो जाना। ठीक है, इट इज जस्ट सिमिलर टू क्रिएटेड क्लियरेंस जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, so the volume of the plasma which is cleared of the drug in a given time in a per unit time, तो लीटर पर आवर ये यूनिट होगा, क्लियर याद रखें हमेशा। इसमें ड्रग इज नॉट रिमूव्ड, एक्सक्रीशन में रिमूव हुई थी और क्लियरेंस में एलिमिनेट हुई फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, स्पेशली प्लाज्मा और द ब्लड। तो बेसिक डिफरेंस इस एक फिक्र में याद रखिए, in excretion drug was removed, not in clearance. In clearance it is eliminated from the biological fluids, especially from the plasma or the blood. तो दूसरे अल्फाज में मैंने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर में भी कि वी कैन कॉल क्लियरेंस एज अ रेट ऑफ एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में वो क्लियर हो गई, एलिमिनेट हो गई। ये फार्मूला है अमूमन, क्लियरेंस इज कैलकुलेटेड एज द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इज ड्रग की अमूमन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग व्हिच इज इटसेल्फ अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर। कि अब डिपेंड करता है कि टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होगी, हमने पहले पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, कि कुछ क्लियरेंस लिवर वगैरह में होती है, कुछ किडनी में होती है, कुछ स्केलेटन में, बाकी टीजर में, सबको इकट्ठा करेंगे तो टोटल बॉडी क्लियरेंस बन जाएगी। ठीक है, ये हमने पीछे फार्मूला भी देखा। ठीक है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरिन में कचरे कितनी है, यूरिन का वॉल्यूम कितना निकला, प्लाज्मा का, इस फार्मूले के तहत भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा टोटल बॉडी क्लियरेंस, रीनल है, लिवर है, अदर्स हैं, इकट्ठे करके ऑल विल बी इन द फॉर्म ऑफ टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ एनी ड्रग। जैसे मैंने कहा इट्स सिमिलर टू योर क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अब एक एग्जांपल दीजिए ड्रग क्लियरेंस की। एक है नॉर्मल, ये नॉर्मल क्लियरेंस हो रही है। ठीक है, डोज दी हमने, पीक लेवल मिले, फिर आहिस्ता से लेवल कम होते जाएंगे, ट्रफ लेवल आ गए, रिपीट फिर कर दिया हमने, सारी डोज दी, गेन इट विल राइज एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल। सो पीक ट्रफ, पीक ट्रफ, पीक, लेकिन नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। फर्ज करें उस ड्रग के इफेक्टिव लेवल ये है, इससे नीचे कोई इफेक्ट नहीं मिलता, जिसे हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव लेवल। तो कम से कम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इफेक्ट मिल गया। ठीक है, तो बात को ये कहते हैं इफेक्टिव लेवल से पहले पहले ही हम रिपीट कर देते होते हैं यहीं से। ठीक है, अमूमन, ताकि इफेक्ट हमें कंटिन्यूस मिलता रहे। खैर नहीं हो, टॉक्सिक लेवल से नीचे नीचे वो लेवल रहा है, जो डोज हमने दी वो इतनी थी कि टॉक्सिक लेवल तक अचीव नहीं किए। लेकिन अगर क्लियर डिक्रीज किसी भी वजह से, क्लियरेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन दो जगह से हो रही है, मेटाबॉलिज्म से और एक्सक्रीशन से, इन दी लिवर एंड द किडनी। सो ऑब्वियसली ये दो ऑर्गन सबसे ज्यादा जो इस रेट ऑफ एलिमिनेशन को या क्लियरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वजह से हेपेटिक फंक्शंस आर डिस्टर्ब और रीनल फंक्शंस आर डिस्टर्ब, क्लियरेंस विल आल्सो गेट डिस्टर्ब। तो डिक्रीज क्लियरेंस जब हो जाएगी, इवन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डोज, जो जितने टाइम में इसने लेवल कम आना था उतने कम नहीं हुए, हमने डोज रिपीट कर दी वक्त पे, तो अब ये देखेंगे वो वहीं से राइज करके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना,
चढ़ लेवल उतना ही राइज करेंगे, लेकिन अब यहाँ से उतना राइज हो गया, ठीक है। फिर इतना टाइम में यहाँ पर आ गए, हमने फिर रिपीट कर दी। सो वेरी रैपिडली द लेवल विल एंटर इनटू द टॉक्सिक साइड, टॉक्सिक लेवल बड़ी जल्दी हो जाएंगे। तो नॉर्मल के मुकाबले में ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस द ड्रग टॉक्सिक लेवल इज सीन वेरी वेरी रैपिडली। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है ड्रग क्लियरेंस की, ठीक है। अपोजिट भी कभी हो जाता है, किसी भी वजह से ड्रग क्लियरेंस इंक्रीज हो गई, बड़ी जल्दी हो गई, मेटाबॉलिज्म जल्दी हो गया या एक्सक्रीशन जल्दी हो गई, नॉर्मल के मुकाबले में एक्सपेक्टेड से कहीं जल्दी लेवल नीचे आ गए, और अगर आप अपने वक्त पर ही उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक वो इफेक्टिव लेवल से बाहर रहेगी ड्रग, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन इफेक्ट वो इफेक्ट होगा, वो नहीं इतना अर्सा विदाउट इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो ड्रग रह रही है, तो लैक ऑफ रिस्पॉन्स इनमें मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज ड्रग क्लियरेंस। अब व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द ड्रग क्लियरेंस? ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, ठीक है। यंग एज में भी बिल्कुल, आगे थोड़ा सा देखते हैं हम जाके, ठीक है, एज में, फिर हेपेटिक रीनल डिजीज में कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, बाज रेसेस ऐसी हैं जिनमें ये दोनों लिवर और किडनी के इफेक्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी ड्रग के साथ दूसरी ड्रग लिवर में या किडनी में जाकर अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। आइए सबसे पहले एज को देखिए। जैसे मैंने कहा नियोनेट्स में नॉर्मल जो होते हैं, ठीक है, यूजुअली टोटल बॉडी क्लियरेंस इज मच लेस, ना ही अभी जो लिवर इतना प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है कि अपना पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जारी रखे, ना ही किडनी अभी इस काबिल है कि प्रॉपर्ली एक्सक्रीट कर सकें, तो टोटल बॉडी क्लियरेंस इज रिड्यूस। तो बड़ी जल्दी नियोनेट्स में टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकते हैं, पीछे हमने देखा। तो दैट इज वाई अकॉर्डिंगली छोटे बच्चों की डोज बड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स, ठीक है। ये ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस की वजह से हम उनकी डोज एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा लिवर क्लियरेंस वो बहुत कम हो जाता है एंड प्लाज्मा कंसंट्रेट ड्रग बड़ी जल्दी राइज कर सकते हैं, तो इसलिए हम छोटे बच्चों में डोज को एडजस्ट करते हैं, बड़ी कम डोज है। फार्मूले आप पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि व्हाट आर द फार्मूले बाय विच वी कैन कैलकुलेट द डोज ऑफ neonates and young children. Similarly, hepatic clearance also, this one, renal clearance in the neonates, total body clearance in the elderly. ओल्ड एज में भी यही होता है, यंग के मुकाबले में ओल्ड एज में ज़्यादा। अभी पीछे हमने पढ़ा कि किडनी आफ्टर एट द एज ऑफ 32 ग्रेजुअली उनका फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, अगरचे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में गो मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन ग्रेजुअली टोटल बॉडी क्लियरेंस आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड एज में भी कम हो जाती है, इसलिए ओल्ड एज में भी डोज अडल्ट के मुकाबले में कम होती है, और रफली अमूमन 2/3 डोज हम देते हैं उसको ओल्ड एज में एज कम्पेयर टू दी यंग डोज, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा, चूंकि इसमें अडल्ट के मुकाबले में अडल्टी में लिवर फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक, जो टोटल इसका लिवर का अपना साइज भी कम होना शुरू होता है, ब्लड फ्लो भी कम होना शुरू हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, तो सिमिलरली हेपेटिक ड्रग क्लियरेंस कम हो जाती है। और बहुत सी ड्रग्स इंक्लूडिंग मसलन ट्राइसाइक्लिक और भी बेशुमार ड्रग्स, ठीक है, उनकी डोज हमें रीएडजस्ट करनी पड़ती है इन दी ओल्ड एज। सिमिलरली रेनल क्लियरेंस आल्सो, ठीक है, मैं बार बार आपसे बात करता हूँ। बात करता है कि डिजीज की वजह से किसी इवन इन द यंग एज देन अडल्ट में भी डिजीज हो गया, मतलब लिवर सिरोसिस हो गया या अल्कोहलिक जो वो डैमेज हो गया टू द लिवर, ठीक है, या कोई और लिवर का डिजीज हो गया, ठीक है, तो बेशुमार रीजन है। शॉक में वैसे ही फ्लो ऑफ द ब्लड टू द किडनी एंड द लिवर वो रिड्यूस हो गया तब भी। सो ड्यू टू एनी रीजन एक्टिविटी अगर लिवर की कम हो गई है तो आप ये देखेंगे हेपेटिक क्लियरेंस और सिमिलरली इधर रीनल क्लियरेंस कम हो जाएगी। और मैंने कहा जैसे शॉक में ओवरऑल ही क्योंकि सर्कुलेशन कम हो गई है तो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन रिड्यूस
सिमिलरली क्लियरेंस विल बी रिड्यूस। ठीक है, इन तमाम कंडीशन में हमें डोज एडजस्ट करना पड़ेगी, वरना टॉक्सिक इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, भले वो लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है या फिर शॉक। ठीक है, पहले शॉक ठीक कीजिए, अगर शॉक में मरीज है तो फिर आगे ट्रीट कीजिए। ठीक है, ये सारी डिस्कशन जो मैंने की, ठीक है, उसी को पढ़िए कि हेपेटिक इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, लिवर डिजीज में क्या करते हैं, और बाकी में क्या करते हैं। शॉक में भी जैसे मैंने कहा, क्योंकि रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन है, और जिसमें लिवर भी शामिल है, किडनी भी शामिल है, सो इसलिए कम जाती है, ड्रग क्लियरेंस कम हो जाती है, तो डोज हमें एडजस्ट करना पड़ती है। तो अगर किडनी डिजीज वगैरह है तो पहले एस्टेब्लिश कीजिए किस किस्म की है, कितना रीनल एम्पेयरमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं ड्रग हमने दी तो फिर वो एक्सक्रीट नहीं होगी थ्रू किडनी, बाज़ वक़्त हमें डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है ना, और बहुत डैमेज हो जाती है, इवन रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाना पड़ता है। रीनल ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें बड़ा जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है अबाउट द नाउ यूज ऑफ ड्रग्स। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी होता है कि बहुत से पेशेंट रीनल फेलियर वगैरह है, लेकिन बहुत से ड्रग्स ले रहे हैं, तो इंट्रैक्शन भी बड़ा कॉमन है। ठीक, तो इनमें भी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, तो वेरी मच we must be careful to avoid such type of drug interaction, or even without any other drug अगर सिंगल ड्रग भी है लेकिन चूंकि रिड्यूस क्लियरेंस हो गई है, तो टू अवॉइड ड्रग टॉक्सिसिटी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू एडजस्ट द डोजेज ऑफ द ड्रग्स। यूजुअली इन कंडीशन में क्लियरेंस के लिए लोडिंग डोज तो हम वो तो उतनी देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस डोज स्टेडी स्टेट लेने के बाद वो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर क्लियरेंस कम है तो कम मेंटेनेंस डोज देना पड़ेगी, क्लियरेंस रैपिड है तो हमें मेंटेनेंस डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। और याद रखिए, ड्यू टू रिड्यूस क्लियरेंस वूमन हाफ लाइफ इज प्रोलॉन्ग, तो अगर हाफ लाइफ लंबी हो गई है सो ऑब्वियसली डोजेज इंटरवल जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल डोज भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ है ये ड्यू टू अफेक्टेड लिवर और किडनी है, तो डोज भी कम करना पड़ेगा, इंटरवल भी हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जेनेटिक्स में जैसे मैंने कहा पॉलीमॉर्फिज्म के जो अगर लिवर के एंजाइम है उनकी टाइप्स बदल जाती हैं, किडनी वगैरह के, तो वेरिएशन इन द जीन सीक्वेंस हो जाती है, सो दैट दे कैन इफेक्ट स्पेशली लिवर में। साइटोक्रोम P450 सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, उसकी इतनी वैरायटी आ जाती है, अकॉर्डिंगली उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बदल जाएगी नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो देयर में भी सम ग्रुप्स, ये फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ेंगे खास तौर पे जाकर, इन विच द मेटाबॉलिज्म इज यूजुअली आइदर वेरी रैपिड और वेरी स्लो, सिमिलरली इन द किडनी वेरी रैपिड और वेरी स्लो, अकॉर्डिंगली क्लियरेंस जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मखसूस जेनेटिक इफेक्ट मिलता है, वी हैव टू बी केयरफुल इन सच पेशेंट्स आल्सो। ये जस्ट डायग्रामेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल, जैसे मैंने कहा रैपिड मेटाबोलाइजर है या पूर मेटाबोलाइजर, अकॉर्डिंगली डोज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। एनीहाउ दिस इज द डिस्कशन अबाउट द क्लियरेंस। तो एक तो आपको फर्क महसूस हुआ अबाउट द एक्सक्रीशन एंड क्लियरेंस, और दूसरी होम टेक मैसेज क्लियरेंस में याद रखिए कि वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ क्लियरेंस, या उसका डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं है, अकॉर्डिंगली वी मस्ट बी एडजस्टिंग द डोजेज अमाउंट एंड इंटरवल आल्सो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।